बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है। रात गए हमने खुद मनाज़र देखे, तमाम विजुअल्स बनाकर देखें, मीडिया से मैंने रिपोर्ट्स ली हैं और जानने की कोशिश की है कि लोगों का जज्बा क्या था, लोग कह क्या रहे थे, और जो लोगों ने बातचीत की वो भी जानने की कोशिश की। और इस वक्त में और आज से 2 माह पहले, यानी जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बना रहे थे, इमरान खान साहब को निकाला गया था, तब जो लोग निकले थे उसमें क्या फ़र्क है। तो एक तो ये देखें कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, लोरालाई, जोब, रहीम यार खान, मर्दान, मालाकंड, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, विहाड़ी, कसूर, मियाँ वाली, सरगोदा, साहिवाल, जेहलम, गुजरात, पेशावर, कोयटा, एबटाबाद, हैदराबाद, नौशहरा, बहावलपुर, चारसद्दा, डीजी खान, डीआई खान और बहुत सारे शहरों के मैंने खुद मनाज़र देखे कि लोग वहाँ पे कैसे निकले हैं। पाकिस्तान में मैंने ये सवाल पूछा लोगों से कि क्या पाकिस्तान में कोई और एक ऐसा लीडर है, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान या कोई एक ऐसा लीडर है जो ऐसे कॉल दे और लोगों से कहे कि तुम पूरे मुल्क में निकलो, मैं अपने घर से बैठकर तुम्हारे साथ बात करूंगा, और लोग सच में पूरे मुल्क के अंदर निकल आए? है कोई ऐसा लीडर? नवाज शरीफ करके देख लें ट्राई, लंदन से बैठ के। उनका तो जेन्युइन मसला है ना, बीमार है, वो आ नहीं सकते, लंदन से बैठ के कर लें कि निकलो पूरे पाकिस्तान में बाहर। मैं वहां से खिताब कर रहा हूं। हुकूमतें भी उनकी इस वक्त वफाक में, सिंध में, पंजाब में हुकूमतें उनके पास हैं। करके दिखाएं ना। आसिफ अली जरदारी ये करके दिखाए, मौलाना फजलुर रहमान ये करके दिखाएं, नहीं कर पाएंगे। मैंने जो लोगों से राय ली वो राय मैं आप तक पहुंचा देता हूं। परसेंटेज अभी तक तो मेरे पास है, क्योंकि अभी वोटिंग इसके ऊपर हो रही है। मैंने थोड़ा अर्सा पहले इसको भी इस सवाल को डाला था। तो अब तक की जो वोटिंग हुई है उसमें 96% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो अपने घर में बैठ के लोगों से बात करे और पूरा पाकिस्तान शहर जो है वो एक लड़ी में पिरोया हुआ पूरा का पूरा बाहर निकल आए। यानी कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसकी पुकार पे पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाए और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों के ऊपर बातचीत करे। 96% लोगों का कहना है कि ये काम सिर्फ इमरान खान कर सकता है। सिर्फ 4% लोगों का कहना है कि ये काम बाकी लोग भी कर सकते हैं। बहरहाल सूरत-ए-हाल आपके सामने है और तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर ये जुलूस निकले हैं। इमरान खान साहब को लोगों ने मायूस नहीं किया। मैंने जो रिपोर्टर से बात की या जो लोगों को सुना या जितना जानने की कोशिश की, एक शहर में मैं भी गया, मैंने देखा लोग कितने बड़ी तादाद में हैं, कितना चार्ज इन्वायरमेंट है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं वो भी मैंने सुनने की कोशिश की। तो मामला ये है कि इस मरतबा लोग महंगाई के सताए हुए बहुत सारे बाहर आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बाहर आए हैं जो पहले नहीं आते थे, और उन्होंने कहा कि जी हम तो मारे जा रहे हैं। खवातीन कह रही थी हम किचन नहीं चला सकती, मर्द कह रहे थे हम पेट्रोल नहीं डाल सकते, आना जाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की अपनी शिकायत थी, नौजवानों की अपनी शिकायत थी। तो इस महंगाई के हाथों सब लोग परेशान हो गए थे और हर तबका बाहर निकल के उन्होंने रोला डाल दिया कि ये क्या कर दिया इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ। अब इमरान खान साहब ने इसमें एक कॉल पर पूरी कौम को तो यकजा कर दिया है। लोगों की दाल रोटी पूरी नहीं हो रही और इस बात का इंपोर्टेड सरकार को किसी किस्म का एहसास भी नहीं है। जो लोग बातचीत कर रहे थे ना, उनकी बातचीत में एक बात मैंने बड़ी वाज़ेह देखी है पूरे पाकिस्तान में, लोग न्यूट्रल से भी शदीद नाला हैं, नाराज़ हैं। नाराज़गी अपनों से ही होती है, लेकिन न्यूट्रल से लोग बहुत नाराज़ हैं। हर शख्स के मुंह के ऊपर ये बात ज़रूर थी और वो ये बात ज़रूर करना चाहता था कि इंपोर्टेड हुकूमत से ज़्यादा हमें न्यूट्रल से गिला है। हमें यहाँ तक और हमारे मुल्क को यहाँ तक पहुँचने क्यों दिया, और ये सब कुछ क्यों होने दिया हमारे साथ? क्या हम लवारिस थे? क्या हम उनकी इज्जत या उनका ख्याल नहीं रखते? क्या हम उनके लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करना चाहते? क्या हम उनके लिए हमेशा आवाज़ नहीं उठाते? क्या हम अपना पेट काट के उनके लिए एहसास नहीं करते? तो लोगों के दिलों में बहुत सारे शिकवे थे, बहुत सारी तकालीफ थी कि न्यूट्रल का न्यूट्रल रहना नहीं बनता था। हमारी खाल उधेड़ी जा रही थी। हमारे घरों के अंदर लोग छापे मारने के लिए चादर और चार दीवारी का पुलिस तकद्दुस पामाल कर रही थी। न्यूट्रल रहना नहीं बनता था।
औरतों और बच्चों के ऊपर शेलिंग की जा रही थी, न्यूट्रल रहना नहीं बनता था। पेट्रोल की कीमतें दुगनी कर दी गई हैं, डीजल की कीमतें दुगनी कर दी गई हैं, न्यूट्रल रहना नहीं बनता था। घी की कीमत डबल हो गई है, आटा, चीनी, दालें, हर चीज महंगी हो गई। महंगाई 28% तक पहुंच गई। न्यूट्रल रहना नहीं बनता था। लोग पिस गए बेचारे, परेशान हो गए, और अब वो गिला करते हैं। और एक ऐसे आदमी की कॉल पे बाहर निकलते हैं जो आदमी अपने घर में है। अब वो सारे शहरों में तो एक वक्त में जा नहीं सकता। जहां पे वो लोगों से बात करना चाहता है वहां पे ये टॉर्चर शुरू कर देते हैं लोगों के ऊपर। उसने कॉल देकर देखा था, सबको इस्लामाबाद बुलाया था, इन्होंने बदतरीन तशद्दुद किया, और वहां पे भी न्यूट्रल रहना लोगों के मुताबिक नहीं बनता। लोग ये गिला करते हैं। अब ये वाहिद लीडर है जो अपने वनी काला के अंदर बैठ के पूरे पाकिस्तान को बाहर निकाल लेता है, और जो ताकतवर हल्के हैं उनको इसी ताकत से खौफ आता है। जो बहुत ताकतवर लोग हैं वो दूसरे ताकतवर को हमेशा एक चैलेंज के तौर पे देखते हैं। इस पब्लिक का हमेशा से एक ये प्रॉब्लम रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के पीछे ये बड़ी मुश्किल से यकजा होते हैं। इदारों के साथ बाकी इनकी एफिलिएशन बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर कोई ऐसा नहीं मिलता कि ये इकट्ठे होकर लोग कहें कि हाँ ये लीडर है, हमें काबिल कबूल है, और उसके साथ खड़े हो जाएं। अब इमरान खान एक ऐसा आदमी है ये जिसके साथ सब लोग खड़े हो गए। शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली, हर जगह पे लोग उसका नाम ले रहे हैं, उसको अपनी जिद बना चुके हैं। और इमरान खान भी इस वक्त एक सख्त फैसला कर चुके हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज शाम तक इमरान खान साहब के पास बहुत सारे पैगामात पहुंचाने की कोशिश की गई है। मुबैना तौर पे कुछ पैगामात उन तक पहुंचे भी हैं, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की गारंटी को तस्लीम नहीं किया। मामला यह है कि इमरान खान साहब पहले भी 2-3 मरतबा धोखा खा चुके हैं उनके बकौल, और अब वो दोबारा धोखा खाने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं साफ साफ बात करें और इंतखाबात करवाएं। इमरान खान साहब ने कहा क्या, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बदमाशी भी हो रही है, गोली भी चली है, हालात बहुत ख़राब हैं, वो भी मैं आपको स्टोरी देता हूँ, लेकिन पहले आप ये ज़रा सुन लें। जब हम नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं। इसकी 3 किस्में इमरान खान साहब ने कहा। हथियारों से जहाद करना, दिल में, या बुराई को हाथ से रोकना इसको कहते हैं। दिल में बुराई के खिलाफ कुड़ना, यानी दिल से उसको बुरा जानना, और एक ये है कि आवाज़ उठाना। यानी पहला दर्जा ये होता है कि हाथ से बुराई को रोकें, दूसरा ये होता है ज़बान से रोकें, तीसरा ये है कि आप दिल में उसको बुरा जानें, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर ज़रिया है। मैंने इसको ऐसे स्टडी किया हुआ है। जमहूरियत हमें एहतजाज का हक देती है। अमरीकी साजिश में यहाँ के मीर जाफ़र मीर सादिक मिले, और बारूदी सुरंगों वाला पाकिस्तान हमें मिला था। हमने IMF के दबाव के बावजूद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम की। उन्होंने रिकॉर्ड महंगाई कर दी है। इम्पोर्टेड हुकूमत अभी नर्ख मज़ीद बढ़ाएगी। जद्दोजहद और जहाद हमारी बेहतरी के लिए होता है। जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करते हैं तो अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। आगे मज़ीद महंगाई आने वाली है। मौजूदा हुकूमत में पेट्रोल, डीज़ल, बिजली और आटे की कीमतें बढ़ गई हैं। डीज़ल की कीमतें बढ़ने से किसान मुतासर होगा। किसान मुतासर होगा तो फूड सिक्योरिटी का मसला होगा। बिजली के बिल आने पर पता चलेगा कि क्या बम फटा है। हम 2.5 साल IMF प्रोग्राम में थे। IMF प्रोग्राम में रहते हुए आवाम पर बोझ कम डाला। हम पर भी IMF से प्रेशर डाला गया था। हमने कीमत बढ़ाने की बजाय 10 रुपये कम की थी। बिजली की कीमत हमने 5 रुपये कम की थी। हमने दूसरी जगहों से पैसे निकालकर आवाम को रिलीफ दिया। हमने रिकॉर्ड टैक्स जमा किया। हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने के लिए 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी। हमारे दौर में पेट्रोल 12 रुपये लीटर बढ़ा तो महंगाई मार्च किया गया। अशिया की कीमतों में आगे मजीद इजाफा होगा। IMF प्रोग्राम में रहते हुए हेल्थ कार्ड हमने दिया। हमने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की बजाय कम की, बिजली की कीमतें कम की। अब कहते हैं कि आलमी महंगाई है। आलमी महंगाई है तो आलमी महंगाई पिछली गर्मियों से है, हमारे दौरे हुकूमत में भी थी। बारूदी सुरंगों वाला पाकिस्तान तो इन्होंने हमें दिया था। हमने कोरोना के दौरान अपने अवाम और मुल्क की मईशत को बचाया है। असल बारूदी सुरंग तो बैरूनी खसारा होता है। बैरूनी खसारा जो इन्होंने हमें दिया वो 20 अरब डॉलर था। फेटफ के मामले पर हमारे दौर में सारा काम किया गया है। न्यूट्रल्स को बताया था कि हुकूमत को हटाया तो मुल्क संभाला नहीं जाएगा। इन लोगों का मकसद मुल्क संभालना नहीं, कुछ और था। वो वक्त था इस साजिश को नाकाम बनाने का। अगर ये हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत रहे तो इदारों को दफन कर देंगे। फिर कह रहा हूँ, सिर्फ इंतखाबात नहीं, साफ शफाफ इंतखाबात तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इसको ज़रा गौर से समझें। पहले इमरान खान साहब सिर्फ इंतखाबात मांग रहे थे।
لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صاف اور شفاف انتخابات چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ رپورٹ مل چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بہت زیادہ بڑی دھاندلی کا بندوبست کر دیا ہے اور طاقتور حلقے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جبکہ جو پی ڈی ایم کی جماعت اقتدار میں ہے وہ دن رات اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ عمران خان کو انتخابات میں شکست کیسے دینی ہے. اور اس کا مظاہرہ ابھی یہ جو 20 حلقے صوبائی اسمبلیوں کے پنجاب میں ہیں جہاں پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، سب سے بدترین مظاہرہ اس کا یہاں پہ 17 جولائی کو ہونے والا ہے. کیسے؟ اس کی مثال میں آپ کو ابھی دیتا ہوں، ابھی آپ کو بتاتا ہوں ساری اس کی کہانی. تو صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں مزید انتشار ہوگا، یہ عمران خان صاحب نے کہا. خرم دستگیر نے خود ایک پروگرام میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب رہ جاتے تو ہم سارے جیل میں ہوتے. عدلیہ آزاد ہے. نیب نے ہمارے دور میں 480 ارب روپے اکٹھا کیا ہے. ان کا مقصد NRO 2 لینا تھا. مشرف نے ان کو NRO 1 دیا تھا. 95% کیسز ان کے اپنے ادوار کے بنے ہوئے ہیں. فیٹف کے لیے جب قانون پاس ہو رہا تھا ان لوگوں نے اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا. فیٹف قانون کی منظوری کے لیے ہمیں بلیک میل کیا گیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا. یہ امریکہ کے غلام ہیں، اس لیے روس سے سستا تیل لینے کی بات نہیں کرتے. NRO 2 سے یہ قوم کا 1200 ارب روپے ہضم کر جائیں گے. یہ پاکستان کو سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف لے جا رہے ہیں. عدم اعتماد جب ہوئی تو ڈالر 178 روپے کا تھا، آج 208 روپے کا، بلکہ اب تو اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے. اتنے روپے کا ہو گیا ہے. مفتاح اسماعیل امریکی سفیر کے پاس پہنچ گئے ہیں کہ ہماری مدد کریں، لیکن وزیر خزانہ اور شہباز شریف ایک بات سمجھ لیں کہ امریکہ کوئی چیز مفت میں نہیں دیتا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. امریکہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لے گا. ملک پر وہ چور اور ڈاکو مسلط ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہیں. اس طرح سے عمران خان صاحب کا خطاب تھا جو انہوں نے بات چیت کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دھاندلی کی پلاننگ کیا ہو رہی ہے. بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت طاقتور ادارے ہیں، آپ جانتے ہیں. کسی پہ بھی پرچہ کروا سکتے ہیں، FIR غداری کی، بغاوت کی. کسی کو بھی اٹھوا سکتے ہیں، کسی کو بھی گولی مروا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تگڑے لوگ جو ہوئے تو کنٹرول بھی بڑا اچھا ہے ان کا. اب ایسے تگڑے لوگ جو ہیں وہ یہ بندوبست کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی حکومت جو ہے وہ پنجاب میں ختم نہیں ہونی چاہیے. ہر حال میں حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ PMLN کم سے کم 12 سیٹیں جیت جائے ان 20 میں سے. حالانکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں 18 سیٹیں تو پاکستان تحریک انصاف اسٹیٹ میں جیت رہی ہے. لاہور کی ٹوٹل 4 نشستیں، 4 میں سے 3 تو بالکل ون سائیڈڈ الیکشن ہے، PTI جیت رہی ہے. صرف ایک سیٹ ایسی ہے جہاں پہ مقابلہ ہوگا، صرف ایک سیٹ پہ مقابلہ ہوگا. اور جو سب سے گندی صورتحال ہے جس سیٹ کی، وہ نذیر چوہان والی سیٹ ہے جہاں پہ وہ MP تھا. یہ وہی نذیر چوہان ہے جنہوں نے قادیانی کہا پہلے شہزاد اکبر کو، بعد میں معافی مانگی، روتا رہا آنسوؤں سے، عمران خان سے بھی جا کے معافی مانگی، اور بعد میں علیم خان کے کہنے کے اوپر غالباً یہ پیسہ ویسا لے کے یا جو بھی کر کے یہ چھوڑ کے ادھر چلا گیا. اب وہ اس کے اوپر مختلف اطلاعات ہیں، کنفرمیشن تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ پارٹی چھوڑ کے PMLN میں چلا گیا، وہاں سے اب الیکشن لڑ رہا ہے لوٹا ہو کے، اور اس کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ نذیر چوہان، اس کی نشست سب سے کمزور ہے، اس کے جیتنے کے امکانات صرف 20-25% ہے. PTI کے وہاں پہ بغیر مقابلے کے جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ 70% ہیں. 167 کے لوگ اتنے غصے میں ہیں کہ لوٹے لے کے پھر رہے ہیں کہ یہ لوگ ملے تو ان کو لوٹوں سے ماریں. حالات یہ ہیں. اب بدماشی کے ذریعے انہوں نے الیکشن جیتنا ہے. اس وقت جو ہے وہ پنجاب کے اندر گنڈا راج اور پولیس راج اکٹھا چل رہا ہے. کیسے؟ نذیر چوہان 15 سے 20 مسلح افراد کے ساتھ آتا ہے اور پولیس وہاں ساتھ موجود ہوتی ہے. پولیس تو اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، ڈالفن والے، دوسرے پولیس والے وہیں موجود تھے سارے. نذیر چوہان آیا اور آ کے دفتر کے باہر پہنچا، جو مرکزی دفتر ہے اللہ چوک ہے ایک لاہور میں، وہاں پہ جو مرکزی دفتر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہاں پہ یہ آتا ہے. شبیر گجر غالباً امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے مرکزی دفتر پہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ فلیکس جو ہے یہاں میری لگے گی، ان کی نہیں لگے گی. سامنے وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے، ان کی فلیکس اتارتا ہے، ان کا دفتر کہتا ہے بند کرو اس کو، اور لڑائی شروع کر دیتا ہے. اس کے ساتھ مسلح افراد تھے، ڈنڈوں والے لوگ بھی تھے، وہ دفتر پہ حملہ کرتے ہیں اور دفتر کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں جو کارکن موجود تھے انہوں نے مزاحمت کی، اور جو شبیر گجر کا بھتیجا ہے غالباً وہ وہاں پہ فوری طور پہ پہنچا اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو روکنے کے لیے، تو انہوں نے گولی چلا دی. یہ پولیس کی موجودگی میں مبینہ طور پہ گولی چلی ہے. گولی چلائی، جو گولی ایک لڑکے کے سر میں لگ گئی اور ایک دوسرا لڑکا بھی زخمی ہو گیا. یہ جو خالد گجر کا یعنی شبیر گجر کا جو بھائی ہے، اس کا جو بیٹا ہے، اس کے سر میں گولی لگی ہے اور وہ تقریباً انکانشیس ہے،
जिना अस्पताल में, उसकी ये हालत है। अच्छा, वो गोली लगने के बाद वहाँ पे लड़ाई ख़त्म होती है और ये वहाँ से भाग जाते हैं, और भागने के बाद ये इल्ज़ाम लगा देते हैं जी हमारे ऊपर फायरिंग की गई है, हमें मारा गया है और मेरे बेटे को भी मारा गया है। तो नज़ीर चौहान से उस वक्त से लेकर अब तक लगातार एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि अपने बेटे को लाएं और उसका मेडिकल करवाएं अगर उसको मारा गया है तो। आप तो गोली मार के आ गए सर में। तो पुलिस ने यहाँ पे एक काम किया जो सानिया मॉडल टाउन में किया था पुलिस ने, ज़रा गौर करें आप। सानिया मॉडल टाउन में पुलिस ने यह किया था कि पहला मुकदमा पुलिस ने अपनी मुद्दत में ही दर्ज कर दिया था। हालांकि सारा दिन उनके बंदे मारे, 14 बंदे कत्ल कर दिए, 100 के करीब लोगों को गोलियां मार दी, और बाद में पहला मुकदमा अपने ऊपर ही दर्ज कर लिया। अब वो अपनी मुद्दत में ही पुलिस ने दर्ज कर लिया। तो बाद में बड़ा एहतजाज करके तारुल कादरी साहब ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाए थे। अब ये जो मामला है सारा, यहां पे भी पुलिस ने यही कार्रवाई डाली। ये शहबाज शरीफ का पुराना तरीका वारदात है। जब एक कर्नल को गाड़ी के नीचे दे दिया था ना चीफ सेक्रेटरी लाहौर ने, तो उस वक्त भी पुलिस ने अपनी मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज कर दिया था। बाद में फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, और उस वक्त जो है वो जनरल कियानी थे गालिबन, उन्होंने मुदाखलत की थी, तुर्की के दौरे पे थे वो। ब्रिगेडियर गजनफर आजकल आप सुनते होंगे, मैं वो रिपोर्ट उसको कर रहा था सारे मामले को। पुलिस ने अपनी मुद्दत में दोनों पार्टियों में तसादुम का मुकदमा दर्ज करके अपनी जान छुड़वा ली है। पीटीआई के लोगों को गोलियां लगी हैं, उन्हीं के लोग जख्मी हैं। पीएमएलएन के लोगों ने अटैक किया था और उनके दफ्तर पे आकर अटैक किया था। यानी ये एफआईआर में लिखा हुआ है कि उनके लोग आए इनके दफ्तर पे और आके अटैक किया। तो ये दो तरफा लड़ाई तो हुई नहीं, ये तो प्लान्ड अटैक है जो पीएमएलएन के लोगों ने किया पीटीआई के दफ्तर के ऊपर। अब इसमें जो है पुलिस दफ्तरों में छापे मार रही है। दर्जनों कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कर लिए हैं, और मेरे पास तस्वीर और विजुअल्स पहुंचे हैं जिनके अंदर साफ नजर आ रहा है। मैंने क्राइम रिपोर्टर से बात की है, पुलिस के सोर्सेज से बात की है, वो कह रहे हैं जी वन साइडेड है, पीएमएलएन ने गुंडागर्दी की है, उनकी ये पॉलिसी है कि फेंटा लगाओ इनको, पीटीआई को, इनको इलेक्शन ना लड़ने दो, इनके जितने लोग इलेक्शन लड़ने के लिए काम कर सकते हैं, लोगों को कायल कर सकते हैं, उन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डालो। और अब इनके घरों के ऊपर, इनके दफ्तरों के ऊपर, हर जगह पे छापे मारे जा रहे हैं और लगातार छापे मारे जा रहे हैं। वहां पे सेफ सिटीज के कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज भी गायब की जा रही है। अभी तक उनकी फुटेज नहीं दी गई, और अगर उनकी फुटेज निकालेंगे तो पता चलेगा कि लड़ाई किसने की और कैसे शुरू की। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।